हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 7 चैप्टर 5 हिस्ट्री से रिलेटेड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल के दौरान वास्तुकला इस पाठ को हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इसके स्टडी से पहले हम लोग का लेसन 4 जो कि मुगल डायनेस्टी से संबंधित है, मुगल साम्राज्य से संबंधित है, मुगल राजवंश से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न मुगल शासकों के बारे में अध्ययन किए, जिसकी शुरुआत बाबर से होती है, जिसको फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी के रूप में जानते हैं, फाउंडर ऑफ माने मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसको जानते हैं। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट सक्सेसर हुए उत्तराधिकारी के रूप में आया हुमायूं। उसके बाद जिसका शासनकाल 2 टर्म में रहा 1530 से 1540 ईस्वी में, और बीच में शेर शाह सूरी का आगमन होता है, जिसके नाम पर अपने जो कि भारत का एक प्रमुख रोड बनाया था, जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। वह कुछ वर्षों तक इसे दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहा। उसके बाद आया उनका पुनः शासनकाल यानी हुमायूं का शासनकाल 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला, मात्र 1 साल। उसके बाद अकबर का शासनकाल आया, आप अपने बुक में देखिए इसको, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, एवं प्रकार से आगे चल करके अंत में 1857 में मुगल शासन की समाप्ति हो जाती है बहादुर शाह जफर के रूप में। हाँ, बहादुर शाह जफर, जिनको अंत में अंग्रेज शासक के द्वारा कैद करके रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी की चर्चा हम लोगों ने लेसन 4 में किया, और उससे संबंधित जो भी असाइनमेंट था संभवतः तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम लोग देखें आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल के दौरान वास्तुकला, निर्माण कला या स्थापत्य कला कैसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 पॉइंट ये 6 पॉइंट है, इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी जो निर्माण कला थी, जो वास्तु निर्माण कला थी, उसका क्या महत्व था उस काल में। क्यों राजा महाराजा अपने शासन के दरमियान बड़ी बड़ी इमारतें, मोन्यूमेंट्स इत्यादि का निर्माण करवाते थे। उसके द्वारा वह अपनी जनता को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सुझाव देना चाहते, क्या बतलाना चाहते थे अपने शासन का, कैसी जानकारी वो देना चाहते थे अपने उत्तराधिकारी को। उसके बाद आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अर्ली मिडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल की शुरुआत में वास्तुकला की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन विजयनगर पीरियड, माने विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य बना, उसके दरमियान जो नए नए मंदिरों की संरचना हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है कि उत्तर भारत, खास करके राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो नए नए होलकर साम्राज्य स्थापित हुआ, उधर क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान हुआ, उसके बाद और कई सारे राजपूत राजाओं का शासनकाल आया। उनके दौरान जो इमारतें बनी, जो महलें बनी और जो किला बना, उनका क्या इंपॉर्टेंस था। उसके बाद देखेंगे 5th पॉइंट में हम लोग दिल्ली और डेक्कन के सुल्तान ने इस आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल किया, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर माने मुगल स्थापत्य कला, मुगल निर्माण कला, मुगल वास्तुकला का क्या प्रभाव हमारी सभ्यता संस्कृति पर पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पार्ट में 1 में हम लोग सिर्फ ये 3 भाग को ही स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें अगले 3 पार्ट का स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखें, स्टडी करें, अभी इसके बारे में समझें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप अपने सामने बुक निकाल लीजिएगा, उस बुक पर आपकी नजर होनी चाहिए। हम भी आपके सामने बुक लेकर के बैठ रहे हैं, और बारीकी से आप अपने बुक को देखें और स्टडी करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनें। क्या है? द आर्किटेक्चर इन इंडिया इज डाइवर्स एज इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंचुरी ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल इन्फ्लुएंस। भारत का जो स्थापत्य कला है विविधताओं से भरा हुआ है। यह विविधता, इसकी संस्कृति, इसकी कल्चर ऑफ हिस्ट्री
माने इसकी संस्कृति, इसके जो इतिहास है उससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है, सामाजिक प्रभाव से संबंधित है। यानी भारत की जो स्थापत्य कला है वह विविधताओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, विभिन्न इसकी जो हजारों वर्षों का इतिहास है विविधताओं से भरा हुआ है। ये सारी विविधता हमारे इस स्थापत्य कला में देखने को प्राप्त होती है। इंडिया हैज ए रिच आर्किटेक्चर हेरिटेज एज सीन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत की जो स्थापत्य कला, समृद्ध स्थापत्य कला है, जो रिच आर्किटेक्चर है, वह मुख्य रूप से हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को प्राप्त हो रही है। कि हमारे अगर क्लास 6 में आप जाकर के देखिए तो अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई, खुदाई के दरमियान एक बहुत ही विकसित शहर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा विकसित शहर जो अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज से लगभग 2,500-3 हजार साल पहले हमारा समाज, हमारी जो सभ्यता थी कैसी समृद्ध थी। The medieval periods of progress in construction of temples and forts by Indian rulers। मध्यकाल के दौरान हमारी स्थापत्य कला में काफी विकास हुआ। यह विकास मुख्य रूप से मंदिर और किले के निर्माण के रूप में देखने को प्राप्त हो रही है, जो कि भारतीय शासकों ने इसका निर्माण करवाया। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय शासकों के द्वारा मध्यकाल में जो निर्माण कला का विकास हुआ वह खास करके, जो वास्तुकला का निर्माण हुआ वह खास करके मंदिरों में और किलों में देखने को प्राप्त हो रही है। जैसा कि तुमों को याद होगा बच्चों, क्लास 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था कि क्यों राजा महाराजाओं के द्वारा किलों का निर्माण करवाया जाता था। तो उस वक्त आप लोगों को यह बताया गया था कि राजा महाराजाओं के द्वारा किलों, जो फोर्ट्स का निर्माण करवाया जा रहा है, वह मुख्य रूप से अपनी वैभवशीलता, अपने रिचनेस को दिखाने के लिए, कि हम कितने सुदृढ़ है, कितने पावरफुल है, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। तो यह भी यहाँ पर एक कॉज बन सकता है। Innovations of Muslim during the late Middle era introduced the Indian subcontinent to Islamic architecture। मध्यकाल में जब इस भारतीय उपमहाद्वीप पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो हमारा यह भारतीय उपमहाद्वीप मुस्लिम वास्तुकला से ही इसका परिचय होना शुरू हुआ। उससे पहले हम लोग अपने इतिहास को अपने में संजोए रखे, उसी का डेवलप किया। लेकिन जैसे ही हमारे इस देश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो अपने साथ साथ वह अपनी कला को भी लेकर के आए और इस देश में उसका प्रचार प्रसार किए। आगे देखिए, आर्किटेक्चर्स underwent major transformation with the invention of Mughals as their style of building as an amalgamation of the best of various type of cultures। यानी आर्किटेक्चर अंडरवेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, माने स्थापत्य कला में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। खास करके मुगल आक्रमण के समय में बिल्डिंगों की जो स्टाइल थी, डिजाइन था, उसमें भी यहाँ की संस्कृति के आधार पर, यानी दोनों की संस्कृतियों का जब समावेशन हुआ तो उसका साक्षात प्रभाव यहाँ की निर्माण कला पर देखने को प्राप्त हुआ। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से इसी आर्किटेक्चर्स अंडर द मेनी dynasties that ruled India and more importantly the significance of building that were built by the rulers either as monuments or as symbol of victory। अब इस पार्ट में हम लोग भारत में जो विभिन्न राजवंशों का जो शासन हुआ, विभिन्न शासकों का जो शासन हुआ, उनके शासन काल के दौरान जो महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, महत्वपूर्ण किलों का निर्माण हुआ, महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण हुआ, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ विक्ट्री। जब राजा युद्ध जीत करके आते थे तो युद्ध जीतने की खुशी में उस युद्ध को याद रखने के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाते थे, इमारतों का निर्माण करवाते थे। द हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर इज टू बी सीन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ डाइवर्स कल्चर। इस तरह से हमारा जो कल्चर है, ऐतिहासिक वास्तुकला जो विविध संस्कृति से संबंधित है, हमारी जो ऐतिहासिक स्थापत्य कला है जो विभिन्न संस्कृतियों से का सम्मिश्रण है,
जिसे हम एक प्रोडक्ट के रूप में, एक उत्पादक के रूप में हम उत्पादक के रूप में इसका संबंध को जोड़ते हैं और उसका स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग देखें आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी इमारतों का महत्व। एविडेंस विथ which were empowered used art and architecture as a form of expression its culture superiority। भारत में प्रत्येक साम्राज्य अपनी पावर को, अपनी शक्ति का उपयोग कला के निर्माण में करते थे, कला के द्वारा, माने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कला के रूप में करते थे। और यह कला स्थापत्य कला के रूप में, मूर्ति कला के रूप में, भवन निर्माण कला के रूप में प्रदर्शित की जाती थी। और उसमें अपनी अपनी संस्कृति को बतलाने की, अपनी संस्कृति की विशेषताओं को दर्शाने के लिए कि दूसरे राजाओं के शासन के दौरान जो संस्कृति थी उससे संस्कृति हमारी कहीं सुदृढ़ तो है, इसको दर्शाने के लिए उन्होंने बिल्डिंगों का निर्माण करवाया। द इन्वेंटर्स कम टू इंडिया विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ये जितने भी आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण की, उनका अलग अलग उद्देश्य था, उनका ऑब्जेक्ट चेंज था। अब वहां पर हम देखेंगे सम कम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ एंड ट्रेजर्स, अदर कम विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग इट्स देयर न्यू होम्स। माने जो भी आक्रमणकारी इस देश पर आक्रमण किए, उन लोगों का अलग अलग उद्देश्य था। कुछ आक्रमणकारी का उद्देश्य क्या था? यहाँ से धन संपदा को लूट करके अपने देश को ले जाए और वो अपने वहां की समृद्धि को बढ़ावे, अपनी संस्कृति का विकास करे, अपने आप को एक पावरफुल रूलर्स के रूप में स्टैब्लिश करे। अपने देश में आए, धन लूट करके ले गए। तो दूसरे ऐसे कुछ ऐसे शासक हुए जो कि इसे अपने एक नए घर के रूप में स्थापित करने के लिए इस देश पर आक्रमण किए। तो उनमें मुख्य रूप से किसका नाम आता है? तो बाबर का, जिसके बारे में हम लोग पीछे चैप्टर में स्टडी किए थे। अदर कम विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग इट देयर न्यू होम। इन दिस प्रोसेस दे लेफ्ट एंड इंडिएबल्स मार्क ऑन हियर। द प्लुंडर्स डिस्ट्रॉयड टेंपल, लूटेड इट्स रिच एंड कॉजेस मैसिव डैमेज। अब जो भी लुटेरा है वह यहाँ से धन लूट करके लाए, माने जो भी शासक आए दूसरे देश का, जिनका उद्देश्य ही था इस देश को लूटना, वह आए यहाँ पर लूट मार किए, धन संपदा को यहाँ से लूट गए। और इस चूंकि भारत में सबसे ज्यादा धन संपदा राजाओं के द्वारा किस क्षेत्र में लगाया जाता था? तो मंदिरों में। तो यहाँ के मंदिरों को उन्होंने सबसे पहले लूटा और उस मंदिरों को तहस नहस कर दिया। जो भी मॉन्यूमेंट्स थे राजाओं के द्वारा याद के रूप में, अपने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया जाता था, उसको ध्वस्त कर दिए। इन्वेंटर्स लाइक, जिनमें मुख्य रूप से तैमूर और नादिर शाह का नाम आता है, जो सबसे बड़ा लुटेरा था। तैमूर और नादिर शाह, जिसने यहाँ के मंदिरों को समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया। पैलेसेस, यानी जो भी महले थे उसको बर्बाद कर दिया, जो भी मॉन्यूमेंट्स थे उसको तहस नहस करके छोड़ दिया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो भी लुटेरा आक्रमणकारी था, लुटेरा शासक था, जो इस भारतीय महाद्वीप में सिर्फ लूट मार करने के लिए उद्देश्य से आता था, वह यहाँ के मंदिरों को लूटता था, यहाँ के महलों को लूटता था। जो मॉन्यूमेंट्स राजाओं के द्वारा बनवाए गए इमारतें थी, स्मारकें थी, उसको लूटने के पश्चात उसको विध्वंस कर देता था, समाप्त कर देता था। जिसमें मुख्य रूप से नादिर और तैमूर का नाम आता है। They did not waste time, वो अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करते थे, लूट मार की और यहाँ से पलायन कर, प्रस्थान कर गए। They left with the rich of building something grand to their own lands. Inventors like Babur did not invent India for this purpose. लेकिन पहले ही हम जैसे बता दिए कि उस क्षेत्र से मात्र एक ऐसा आक्रमणकारी हुआ जो इस देश में पर आक्रमण किया लूटने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इस देश को अपना एक नया बसेरा, एक नए घर बनाने के उद्देश्य से इस देश पर आक्रमण किया, इस भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। उसका मुख्य ऑब्जेक्ट, मेक द लैंड हिज न्यू होम्स विद द एम इन माइंड, and he and his successor construct new forts and palaces। जो भी बाबर के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वह भी इसको अपना एक नए घर के रूप में समझा और यहाँ पर नए नए इमारतों, नए नए महलों, नए नए किलों का निर्माण करवाया। द विक्ट्री टावर या जय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़
is an unique monument which are quasi-religious in structures. अब कुछ ऐसे राजा महाराजा थे उस काल में जिन्होंने विजय उपरांत माने युद्ध में विजय के उपरांत कुछ ऐसे स्तंभ का निर्माण करवाया, कुछ ऐसे टावर का निर्माण करवाया जो आज भी अविस्मरणीय है, जिसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में जय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, जो कि बहुत यादगार स्मारकों में आता है, यूनिक मॉन्यूमेंट्स में आता है। यह विजय स्तंभ का निर्माण एक टेम्पल के रूप में करवाया गया है। कई मंजिलों का यह विजय स्तंभ बना, जो कि मंदिर के रूप में है और इसमें कई स्टेज बने हुए हैं, कई फ्लोर बने हुए हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि यह अर्ध धार्मिक स्तंभ के रूप में इसकी चर्चा ज्यादा होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 42। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड कमेमोरेटेड द विक्ट्री ओवर मालवा। और यह जो जय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के शासक के द्वारा मालवा विजय के उपरांत किया गया था। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के शासकों के द्वारा किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। The monuments itself is made like a multi-layer temple. यानी पहले ही बता दिए कि यह monuments, यह स्मारक विजय स्तंभ जय स्तंभ कई लेयर, कई स्तर पर बने हुए हैं, जो मंदिरों का है। But indigenous ruler thought differentially when rulers of different dynasty attack each other. कुछ ऐसे भी शासक थे जो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण चर्चित ज्यादा फेमस हुए एवं एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, अपने क्षेत्र का आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे शासक के रूप में हैं। उसी में मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार का नाम आता है, राजपूत का नाम आता है और पाल का। ये अपने समय की काफी पावरफुल रूलर्स रहे मध्यकाल में। यानी गुर्जर प्रतिहार, आपसे ये नाम पूछा जा सकता है मध्यकाल के किसी फेमस रूलर्स का नाम बताया तो आप लोग बता सकते हैं गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। ये सभी अपनी पावर सुपीरियरिटी को दर्शाने के लिए गंगेटिक प्लेन माने उत्तर भारत की ओर आक्रमण करना शुरू किया। माने कौन कितना सुपीरियर रूलर्स है यह दर्शाने के लिए और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए गंगा के तराई वाले भागों में इन सभी शासकों ने बारंबार आक्रमण करना शुरू किया। Whenever they conquered new territories, they construct monuments to make their presence. अब जिस क्षेत्र को विजय प्राप्त कर लेते थे, जिस क्षेत्र पर, वहां पर एक नए निर्माण कर देते थे, नए कंस्ट्रक्शन बनाते थे, भव्य इमारतें, महल बनवा देते थे ताकि उनकी विजय को याद रखा जाए और उनकी उपस्थिति को दर्शाया जाए। A new type of architectures from developed due to shifting of boundaries of kingdom. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नया स्थापत्य कला का विकास हुआ इस काल में, जब एक राजा अपने क्षेत्र के विस्तार को आगे की ओर ले जाने के क्रम में नए नए इमारतों का निर्माण करना शुरू किया। कॉम्बिनेशन ऑफ द लोकल कल्चर एंड द कल्चर ऑफ डोमिनेटिंग डायनेस्टी। और इसमें मुख्य रूप से स्थानीय संस्कृति का समावेशन इस तरह की कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है। दूसरे आर्मीज, इन्वेडिंग आर्मीज would destroy the structure in conquered lands as they wanted to establish their supremacy. अब उस क्षेत्र में अगर दूसरा आक्रमणकारी आया, आक्रमण किया, तो सबसे पहले उसका क्या उद्देश्य रहता था कि पहले राजाओं के द्वारा जो निर्माण करवाया गया उस क्षेत्र में इमारतें, उसको समाप्त कर दे और उसके जगह पर अपनी इमारतों का निर्माण करवाना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से हमने देखा द मुगल डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी दैट रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग द मिडिल एरा। यानी मध्यकाल के अधिकांश समयों में इस क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का शासन रहा। एंड हेंस देयर आर्किटेक्चरल स्टाइल वाज कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर ड्यूरिंग रिप्लेस्ड बाय द colonial स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। माने चूंकि यह लंबे समय तक इस देश पर अपना शासन किया,
तो अपने इस शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य के जो भी शासक थे अपने अपने स्थापत्य कला का परिचय, अपने अपने आर्किटेक्चर, वस्तु निर्माण कला, स्थापत्य कला का है या भवन निर्माण कला पर विशेष ध्यान दिया और अपने अपने शासन, अपने अपने सुप्रीति को दिखाने के लिए इस तरह का निर्माण करवाना शुरू किया, जब तक कि इस देश पर उपनिवेशवाद का प्रभाव नहीं हावी हो गया। यानी अंग्रेजों का जब तक शासन नहीं आया तब तक ये जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने अपने तरीके से यहाँ की कल्चर को अपने आर्किटेक्चर्स में दिखाने की कोशिश किया। अब हम लोग देखें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी मध्यकाल के पहले स्थापत्य कला। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ नॉर्थ वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द साउथ, माने उत्तर भारत में जो स्थापत्य कला थी, निर्माण कला थी, वह दक्षिण भारत से बिल्कुल जुदा थी, अलग थी। एंड एंशिएंट टेक्स्ट द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, द साउथर्न पेनिनसुला एंड द consequent hybrid style seen in Deccan religion, which is combination of two traditional style, had been classified into three distinct categories। यानी कहा जा सकता है इसमें कि हमारे जो स्थापत्य कला थी, हमारे जो भवन निर्माण कला थी उत्तर भारत की, वो दक्षिण भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय से साफ अलग थी। और दक्षिण में जो स्थापत्य कला देखने को मिलती है एक तरह से वो हाइब्रिड है, माने दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का सम्मिलन इस निर्माण कला में देखने को प्राप्त हो रही है, खास करके दक्षिण के क्षेत्रों में। उसमें आपका डेक्कन का क्षेत्र जो आता है इस कॉम्बिनेशन के लिए काफी फेमस रहा। इसमें दो तरह के ट्रेडिशनल स्टाइल का उपयोग किया गया, यानी उत्तर भारत के भी निर्माण कला को इसमें लिया गया और दक्षिण भारत के भी निर्माण कला को लेकर के एक नया स्टाइल बनाया गया। यह मुख्य रूप से थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरी, तीन भागों में इसको बांट करके हम लोग स्टडी करते हैं। पहला होता है नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा वैसरा शैली। ये तीन शैली जो है, इस तीन शैली में हम दक्षिण भारत में जितने भी निर्माण कला हुई हमारे मध्यकाल के दौरान, इस तीनों शैली में वहां पर निर्माण कला को देखने को प्राप्त हो रही है। द इंडो आर्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग हैड ए स्मॉल रूम ऑफ गर्भगृह। इंडो आर्यन शैली में जो भी निर्माण कला हुई, निर्माण हुआ इस क्षेत्र में, उसमें मुख्य रूप से जो मुख्य रूम होता था वो काफी छोटा होता था, जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। अभी भी हमारे यहाँ जो भी मंदिरें बनती है वह हमारे प्राचीन मध्यकाल की निर्माण कला की ही देन है। उसमें सबसे पहले किसका निर्माण, तो गर्भगृह का निर्माण कराया जाता है, जो कि मंदिर का मुख्य पार्ट होता है। और वहीं पर मुख्य भगवान, मुख्य देवता की पूजा अर्चना, उनकी स्थापना की जाती है और पूजा अर्चना की जाती है। The early medieval dynasties like Gurjar Pratihar और Rajput are not known for their art and architecture, even though they made of some contribution. The most powerful Gurjar Pratihar king Mihir Bhoj I construct the first temple of Vishnu near Gwalior। इसी उत्तर और दक्षिण भारत के सम्मिलन मिश्रण कला पर आपका जो गुर्जर प्रतिहार का जो प्रमुख शासक था, जिसका नाम था मिहिर भोज I, उसने भारत में पहला भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित किया, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दे लोकेटेड इन द नॉर्थ, दिस टेम्पल वाज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टाइल। अब इस मंदिर में भी अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो वहां पर देखिएगा, यह मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण मिहिर भोज I के द्वारा करवाया गया था, इसमें भी उत्तर और दक्षिण भारत की निर्माण कला का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। इसका रूफ और इसका छत जो है, यानी इसकी दीवार जो है उत्तर और दक्षिण निर्माण कला की देन है, उसके कला को इसमें समाहित किया गया है, जबकि इसकी छत का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में किया गया है। इसमें और भी कई सारे मंदिरों हैं, जिसमें खजुराहो का टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में स्थित है। उसके बाद भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उसके बाद तेजपाल टेम्पल जो माउंट आबू में स्थित है। ये सभी हमारे इसी कॉम्बिनेशन की देन है, यानी उत्तर और दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर स्टाइल का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ उसके जो छतें हैं वो द्रविड़ शैली में उसका निर्माण करवाया गया है। उसके बाद हम लोग देखें
द नागर स्टाइल टेम्पल, द द्रविड़ या साउथर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर डिस्ट्रिक्ट फॉर ए स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया। अभी हम कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में हम लोग इस तरह के मंदिरों का निर्माण देखते हैं जहाँ नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। उत्तर और दक्षिण भारतीय निर्माण कला का मिश्रण देखने को प्राप्त हो रहा है, जो कि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल वेयर द पिरामिड शेप टावर, ए डोम ऑन द टॉप एंड पिलर्ड हॉल। अब इस द्रविड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इस स्टाइल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका जो टावर होता है वह पिरामिड के शेप में, यानी इस तरह से ऊपर की ओर चलता है, ट्रायंगुलर शेप में। उसके बाद इसके जो इसके टॉप पर क्या होते रहते हैं? गुंबद होते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी मंदिर बनते हैं, खास करके सब इसी पिरामिड स्टाइल में बनते हैं और उसके ऊपर एक गुंबद बना दिया जाता है। अभी हम लोग उसके जगह पर कुछ कलश वगैरह स्थापित कर देते हैं और जो भी हॉल होते हैं जहां पर हम लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं, वह हॉल जो है तथा पिलर पर स्थापित होता है। इसके लिए विशेष जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी बुक का भी सहारा ले सकते हैं कि गर्भगृह क्या हुआ, प्रदक्षिणा पाठ क्या हुआ, हॉल क्या है, ये सारी जानकारी आपको एनसीईआरटी बुक से भी प्राप्त हो सकती है। द साउथ इंडिया आर्किटेक्चर डेवलप अंडर द बादामी चालुक्य। अब दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का विकास बादामी चालुक्य के शासनकाल में और ज्यादा देखने को मिली, लेकिन होयसल काफी फेमस शासक था जिसके शासन काल में स्थापत्य कला का, निर्माण कला का काफी ज्यादा विकास हुआ। चिन्नाकेशवा टेम्पल और होयसलरा टेम्पल आर टू इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ होयसल स्टाइल। माने होयसल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान होयसल स्टाइल जो अपने आप में एक अद्भुत स्टाइल थी, यह दो स्टाइल मुख्य रूप से होयसला टेम्पल और चिन्नासेवका टेम्पल में देखने को मिलती है। While the former is a Vaishnav temple, of Hoysalwada temple was built by rich Shiva citizens. इस मंदिर का निर्माण एक काफी धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति, अभिजात वर्ग के नागरिक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। An interesting feature of this temple is the large water tank which received water through the channel of the oldest dam built over the river Yangtze। अब इस मंदिर के इस स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह मंदिर जहां पर स्थापित है उसके बगल में डैम बनाया गया और उस डैम के द्वारा इसमें पानी को प्रवाहित किया गया इस मंदिर के क्षेत्र में, यानी मंदिर बीच में, उसके चारों तरफ से तालाब बनी हुई है। The temple built by the Hoysal were distinct in their multiple shrine and ornate carving. The Hoysal fortress is believed to its influence and later more in prominent Vijayanagar style of architecture. इसके अलावा होयसल की स्थापत्य कला में एक दूसरी स्थापत्य कला का समावेशन हो जाता है जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान देखने को मिलती है, जिसे हम लोग विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं। तो इसमें क्या है भाई? तो इसमें देखेंगे कि अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियड इज दैट हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। माने विजयनगर स्टाइल में, आर्किटेक्चर स्टाइल में मुख्य रूप से हम लोग हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म का समावेशन उस स्टाइल में देखने को मिल रहा है। We are all follow and practice as a result of this the architecture style of this period of donate the consistence of all religions। माने इन विजयनगर स्टाइल में मुख्य रूप से हम लोगों को किन धर्मों का समावेशन देखने को मिलता है स्थापत्य कला में? तो हिंदू, जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्मों का समावेशन देखने को मिलता है और उसी के आधार पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, मोन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया गया है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग खजुराहो के टेम्पल को देखते हैं, वह इसी तरह के उसमें समावेशन है। उसमें हिंदू, बौद्ध और जैनिज्म तीनों का समावेशन देखने को मिलता है जब हम खजुराहो में जाकर टेम्पल को देखते हैं। तो दूसरे और भी हैं जैसे शिवा, वैष्णव एट जैन टेम्पल्स, हियर द आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलोड बाय देम इज द सिमिलर एंड इज नॉट पॉसिबल फॉर डेस्टिनेशन एंड द रिलीजन ऑफ द टेम्पल बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। द अर्लियर राजपूत कंस्ट्रक्शन वी आर मोर लोकल इन स्टाइल। अब उसी समय के उस राजपूत शासन के शुरुआती दौर में जो कंस्ट्रक्शन यानी जो आर्किटेक्चर था
उसमें भी कई सारे बदलाव आए, जो स्थानीय स्तर पर उसको समाहित किया गया, लोकल स्टाइल में उसका निर्माण करवाया गया। माने राजपूत राजाओं के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया गया उसमें स्थानीय स्तर के डिजाइन को इंपॉर्टेंस दिया गया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फैशन ऑफ परफेक्शन कैन बी सीन इन स्कल्पचर्स दैट जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू, जिसमें हम लोग देखें माउंट आबू का जैन मंदिर, जो कि राजपूत राजाओं के समय में उसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण तो राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया, लेकिन उसमें जैनिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद राजपूत स्ट्रक्चर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस, माने इस राजपूत स्थापत्य कला का मुगल स्थापत्य कला में, माने मुगल आर्किटेक्चर में काफी गहरा प्रभाव है देखने को प्राप्त हो रहा है। यानी राजपूत स्थापत्य कला का मुगल माने राजपूत आर्किटेक्चर का प्रभाव हमारे मुगल आर्किटेक्चर पर भी पड़ा और उससे वो काफी कुछ सीखे। द कॉम्बिनेशन द बेस्ट ऑफ बोथ, और इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बना वह अपने आप में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बना मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का। विद द बिगनिंग ऑफ मुगल्स द फेवर्स ऑफ बिल्डिंग हिंदू स्ट्रक्चर इंक्रीज, और इसके बाद जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जो भी हिंदू स्ट्रक्चर्स थे, हिंदुओं की जो स्थापत्य कला थी वह काफी डेवलप किया और उसी पर कई सारे मंदिरों का निर्माण देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इस दो को देखें। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य के अधीन जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इसकी चर्चा करें। अब हम जो चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन विजयनगर एम्पायर, उसको हम लोग अगले पार्ट 2 में लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम लोग का काफी वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसको हम लोग आपके सुविधा को ध्यान में रखते इसको हम अगले टॉपिक में लेकर के चलेंगे, इसको पार्ट 2 में ध्यान रखिएगा। तब तक आप आसानी से इस दोनों पार्ट को स्टडी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।